हेलो एवरीवन, ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। प्रीवियस ईयर्स रिवीजन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम राजनीति विज्ञान यूजीसी नेट नवंबर 2017 का तृतीय प्रश्न पत्र हल करेंगे। ये प्रश्न पत्र हमारे प्रवक्ता जीआईसी परीक्षा, यूजीसी नेट परीक्षा, राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा और टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। राजनीतिक सिद्धांत की शास्त्रीय परंपरा को जांच की एक साझा विचारधारा माना जाता है क्योंकि इसमें तर्क की शैली और तरीके में एकत्व है। नीचे कथन और कारण दिए गए हैं, तो आइए देखते हैं कथन और कारण। इस तथ्य के बावजूद कि राज के सिद्धांत की प्रबल प्रक्रियागत विशेषताएं हैं, इसे सामाजिक न्याय में प्रमुख योगदान के रूप में भी देखा जा सकता है। तो कथन बिल्कुल सही है। वह साफ साफ बताते हैं कि समानता से सभी विचलनों की युक्तिसंगत औचित्य की आवश्यकता है। तो कारण भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। अभिसरण सिद्धांत में किसके बीच अभिसरण का उल्लेख किया गया? तो साथियों, अभिसरण सिद्धांत में उन्नत पूंजीवाद और विकसित समाजवाद के बीच अभिसरण का उल्लेख किया गया है। अभिसरण सिद्धांत 1960 के दशक में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रयासों से लोकप्रिय हुआ। यह मूलतः विभिन्न समाजों के आर्थिक विकास एवं एक दूसरे पर डाले गए प्रभावों का अध्ययन करता है। अभिसरण सिद्धांत के अंतर्गत अभिसरण का उल्लेख उन्नत पूंजीवाद एवं विकसित पूंजीवाद के बीच किया गया है। किसने शास्त्रीय परंपरा का उल्लेख एपिक थ्योरी के रूप में किया? तो साथियों, शेल्डन वॉलिन ने जो शास्त्रीय परंपरा का उल्लेख है एपिक थ्योरी के रूप में किया है। शेल्डन वॉलिन एक अमेरिकन राजनीतिक सिद्धांतकार हैं तथा तुलनात्मक राजनीति के लेखक थे। 1969 में प्रकाशित अपने निबंध पॉलिटिकल थियरी एज अवोकेशन में उन्होंने शास्त्रीय परंपरा का उल्लेख एक एपिक थ्योरी के रूप में किया है। सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। तो साथियों देखिए, मौन सहमति आपका लाभ से संबंधित है, स्वयं से संबंधित और दूसरे से संबंधित कार्य आपके जो है ये संबंधित है बेंथम से। नकारात्मक तथा सकारात्मक स्वतंत्रता बर्लिन से और सुव्यवस्थित समाज जॉन रॉल्स से। यह आशंका किसने व्यक्त की थी कि मार्क्स के सर्वहारा वर्ग की तानाशाही वर्ग पर तानाशाही हो जाएगी? तो साथियों, यह जो है आशंका जो है बाकुनिन ने व्यक्त की थी। मिखाइल बाकुनिन एक रूसी राजनीति विज्ञानी हैं। मार्क्स की आलोचना करते हुए वह आशंका व्यक्त करते हैं कि मार्क्स के सर्वहारा वर्ग पर तानाशाही हो जाएगी। गॉड एंड द स्टेट 1882, स्टेटिज्म एंड अनार्की 1873, मार्क्सिज्म फ्रीडम एंड द स्टेट 1869 से 72 आदि इनकी चर्चित कृतियां हैं। नीचे कथन और कारण है। देखिए, लेनिन का शक्ति पर क्रांतिकारी कब्जा होना आकस्मिक शासन परिवर्तन के समान है तथा यह मार्क्सवादी को नकारता है। तो यह बिल्कुल सही है। कारण क्या है? मार्क्स का विचार था कि कम्युनिस्ट पार्टी शांतिपूर्ण ढंग से शक्ति हाथ में ले लेगी। तो कारण इसका बिल्कुल गलत है। तो ए सत्य किंतु आर असत्य है। निम्न में से किसकी क्रांतिकारी भूमिका पर बल देना माओ का सर्वाधिक मौलिक योगदान था? तो साथियों, कृषक वर्ग की क्रांतिकारी भूमिका पर बल देना माओ का सर्वाधिक मौलिक योगदान था। किसने इस विचार पर संदेह प्रकट किया कि लाक गौरवपूर्ण क्रांति के समर्थक थे? तो साथियों, एस क्राफ्ट ने जो है ये इस बात पर संदेह प्रकट किया था कि लाक गौरवपूर्ण क्रांति के समर्थक थे। रिचर्ड एस क्राफ्ट एक अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक थे। अपनी पुस्तक रिवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स एंड लॉक्स टू ट्रूटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट 1986 में उन्होंने इस विचार पर संदेह प्रकट किया था। कौन सा राजनीतिक चिंतक अरस्तु के विचारों को पूरी तरह अस्वीकार करता? तो थॉमस हॉब्स जो है अरस्तु के विचारों को पूरी तरह अस्वीकार करता है। किसने रूसो को अधिनायकवादी लोकतंत्री बताया? तो जैकब टालमोन ने
रूसो को जो है अधिनायकवादी लोकतंत्री बताया है। जैकब टॉलमैन की जो प्रसिद्ध पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी 1952 है। यहाँ पे मार्क्स की रचनाएं हैं और उससे संबंधित जो है विषय हैं, आइए देखते हैं। तो साथियों इसको ऐसे देख लीजिए। पेरिस मैन्यूस्क्रिप्ट विसंबंधन से संबंधित है। दास कैपिटल आपका अधिशेष मूल्य से संबंधित है। 18th ब्रूमायर ऑफ लुइस बोनापार्ट जो है आपकी राजनीतिक राज्य की सापेक्षिक स्वायत्तता से संबंधित है। क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम सर्वहारा वर्ग की तानाशाही से संबंधित है। निम्नलिखित में से क्या मैकियावेली के राजनीतिक सिद्धांत के बारे में सही है? इसने प्राचीन रोम को नेतृत्व प्रदान किया था, तो सही है। इसने इतिहास का व्यापक रूप से उपयोग किया ताकि शासन कला सीखी जा सके, तो इसके दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। गांधी ने स्वयं को किस रूप में बताया? तो गांधी जी स्वयं को दार्शनिक रूप से अराजकतावादी के रूप में प्रस्तुत किया था, और यह उन्होंने बताया था अपनी जो पुस्तक है हिंदू स्वराज, जो कि 1908 में लिखी गई थी, उसमें। निम्नलिखित में से किसने तुलनात्मक पद्धति में अरस्तु के योगदान के संबंध में सही है? तो देखिए, तत्कालीन विद्यमान राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन किया था, राजनीति के एक अनुभवक विज्ञान का विकास किया था, ये अरस्तु के बारे में सही, तो ए और बी बिल्कुल सही है। नौ संस्थावाद बल देता है, तो साथियों नौ संस्थावाद संस्थाओं पर न कि व्यक्तियों पर बल देता है। ईस्टन ने वर्ष 1969 में राजनीति विज्ञान में किस प्रकार अपने प्रचंड संशोधन का वर्णन किया था? तो वास्तविक क्रांति के रूप में। ग्रेट ब्रिटेन के अलिखित संविधान के विकास के मुख्य कारण क्या है? तो साथियों परंपराओं को कानून समान पवित्र मान लेने की ब्रिटिश मान्यता, परंतु न्यायालय में वाद योग्य नहीं। किस देश में एक बार अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष प्रथा का अनुसरण होता है? तो यूके या ग्रेट ब्रिटेन में जो है एक बार अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष होता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधिकार को सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? तो यूएसए में सर्वप्रथम लागू किया गया था। निम्नलिखित में से किस देश में न्यायपालिका के उल्लेखनीय हस्तक्षेप द्वारा व्यक्ति के नागरिक अधिकारों का विकास हुआ? तो यूएसए। यहाँ पे सूची 1 में कुछ निर्वाचन प्रणाली है और उससे संबंधित देश हैं, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट पास्ट पोस्ट द सिस्टम, ये यूएसए में है और ये भारत में भी है। द्वितीय मतदान प्रणाली, ये फ्रांस में है। वैकल्पिक मत प्रणाली ऑस्ट्रेलिया में। अतिरिक्त सदस्य प्रणाली जर्मनी में। कथन और कारण है, आइए देखते हैं। 1950 के दशक में विकास के सिद्धांत यथा व्यवहारवाद एक सार्वभौम रूप से स्वीकृत प्रतिमान के रूप में कभी विकसित नहीं हो पाया, क्योंकि वे स्थानीय रूप से सीमित रह गए। उनका उद्भव शीत युद्ध के दौरान हुआ तथा परिणाम स्वरूप पक्षपातपूर्ण था, तो ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। निम्नलिखित में से कौन नौकरशाही सिद्धांत के आलोचक हैं? तो साथियों टालकट पार्सन्स, माइकल क्रोजियर, रॉबर्ट प्रेसर्स्ट और डब्ल्यू.एफ. रिक्स, ये चारों जो हैं नौकरशाही सिद्धांत के आलोचक हैं। ये विशेषता जो है मैक्स वेबर की जो है नौकरशाही सिद्धांत के आलोचक हैं। हाब्स के लिए केंद्र बिंदु सत्ता है, ना कि अधिकार। क्यों ऐसा मानता है? व्यक्तियों के बीच सहमति जुटाना कठिन है। उदारवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आवश्यक रूपरेखा प्रदान की गई थी, तो एडम स्मिथ द्वारा प्रदान की गई थी, और एडम स्मिथ की जो प्रसिद्ध कृति है द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 है। और एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। राजनीतिक सामाजिकरण का संबंध है, तो राजनीतिक सामाजिकरण का संबंध राजनीतिक विचारों के निर्माण की प्रक्रिया से संबंध है। जन भागीदारी संस्कृति संबंधित थी, तो ये जो है तत्कालीन साम्यवादी शासन से संबंधित थी। यह किसका कथन है कि राजनीति विविधता तथा संघर्ष के बारे में है और अभाव इसके अस्तित्व का आवश्यक तत्व है? तो ये लासवेल का कथन है। लासवेल एक अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक थे।
हंटिंगटन आधुनिकीकरण सिद्धांत का आलोचक है, क्योंकि इस सिद्धांत में ध्यान नहीं रखा जाता है। तो हंटिंगटन इसलिए जो है आधुनिकीकरण सिद्धांत की आलोचना करते हैं, क्योंकि इसमें पारंपरिक समाज में अनेक स्पर्धी मूल्य प्रणालियों तथा संस्कृतियों की उपस्थिति का ध्यान नहीं रखा जाता है। हंटिंगटन एक अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक व सलाहकार थे। पॉलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज़ एंड द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन 1996 इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। निम्नलिखित में से किसने अभिजनवाद को एक आर्थिक उपागम प्रदान किया? तो साथियों जो है बर्नहम ने जो अभिजनवाद को एक आर्थिक उपागम प्रदान किया था। जेम्स बर्नहम ने अपनी कृति द मैनेजेरियल रिवॉल्यूशन 1941 में अभिजनवाद को एक आर्थिक उपागम प्रदान किया। बर्नहम बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार समाजवाद की स्थापना का एकमात्र परिणाम यह हुआ है कि इन देशों में समस्त वास्तविक शक्ति एक अभिजन वर्ग के हाथों में केंद्रित हो गई है। किसके अनुसार भारतीय संविधान का लक्ष्य अखंड जाल में अंतर्गुम्फे 3 विशिष्ट तत्वों के रूप में राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र तथा सामाजिक क्रांति के लक्ष्य त्रय को प्राप्त करना है। तो साथियों ग्रेनविल ऑस्टिन का ऐसा मानना है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान पर व्यापक शोध कार्य किया है। इस संबंध में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन ये इनकी प्रसिद्ध कृति है, जो 1968 में प्रकाशित हुई थी। निम्नलिखित में से कौन से आधार भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रता का उपयोग करने पर राज्य द्वारा युक्त निर्बंधन की परिधि में आते हैं? तो साथियों इसमें जो आते हैं वो आपका आता है राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार तथा सदाचार, न्यायालय की अवमानना। तो ये चारों ही इसके अंतर्गत आते हैं। एक बार संसद द्वारा वित्तीय आपात की स्वीकृति मिलने के बाद इसकी उद्घोषणा कितने समय तक जारी रह सकती है? तो यह अनिश्चित काल तक जारी रह सकती है। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो साथियों इसमें जो है इनका निर्वाचन लोक आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होता, सही है। इनका निर्वाचन लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है, यह भी सही है। इनके निर्वाचन में राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं होता है, यह भी सभी सही है। अब वे राज्यसभा के सभापति होते हैं, यह भी सही है। तो विकल्प ए, बी, सी, डी चारों सही हैं। निम्नलिखित मामलों को उसके कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले देखिए आया कौन है? तो सबसे पहले देखिए आपका आया है ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ल 1975। फिर आया है आपका MC मेहता बनाम भारत संघ, ये आया है 1984 में। और इसके पश्चात आया है आपका बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ, और सबसे बाद में बालको कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ। तो बंधुआ जो मुक्ति मोर्चा है 1985 में आया है, और जो बालको कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ ये उसके पश्चात आया है। निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों की उत्पत्ति अनुच्छेद 356 के संबंध में बम्बई मामले में दिए गए फैसले से हुई है? पहला, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी की गई उद्घोषणा न्यायिक पुनरीक्षा के अधीन है, तो यह बिल्कुल सही है। राज्य विधानसभा को उद्घोषणा जारी किए जाने के बाद तुरंत भंग नहीं किया जाना, यह भी सही है। उद्घोषणा को संसद की स्वीकृति मिलने के बाद ही राज्य विधानसभा को भंग किया जाना चाहिए, यह भी सही है। न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार से यह बताने के लिए कहा जा सकता है कि उसने किस आधार पर अनुच्छेद 356 लागू करने का निर्णय लिया है, तो यह भी सही। तो विकल्प ए, बी, सी, डी चारों सही हैं। न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित था? तो ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। 2007 में इसका गठन किया गया था। देखिए असम समझौता जो हुआ था वो आपका 1985 में हुआ था, और पंजाब समझौता भी 1985 में हुआ था। मिजोरम 1986 में, और त्रिपुरा 1988 में हुआ था। किस समिति का यह विचार था कि पंचायती राज संस्थाएं सम्यक ढंग से चलती रहती यदि ग्रामीण भारत
में विकास की पुरोधा के रूप में उन्हें जिम्मेदारियां सौंपकर उन्हें समुचित ढंग से प्रोत्साहित किया जाता। तो साथ ही ये जो विचार था ये अशोक मेहता समिति का था। किस मुख्य चुनाव आयुक्त ने भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर चुनाव आयुक्त को हटाने की सिफारिश की थी? तो साथियों एन गोपाल स्वामी ने जो उस समय चुनाव आयुक्त थे नवीन चावला को हटाने की सिफारिश की थी वर्ष 2009 में। और तत्कालीन जो राष्ट्रपति थी वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और एन गोपाल स्वामी का जो समय था वो 30 जून 2006 से अप्रैल 2009 तक था। कानून और व्यवस्था जिलाधीश की जिम्मेदारी है, कथन बिल्कुल सही है। कारण क्या है? कानून और व्यवस्था भारत में अभी भी एक समस्या बनी हुई है, तो कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। आइए देखते हैं। तो ये कुछ राज्य और राज्य स्तरीय दल हैं, तो इनको इस प्रकार मिला लीजिए। बिहार लोक जनशक्ति पार्टी, पश्चिम बंगाल रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, उत्तर प्रदेश अपना दल और हरियाणा भारतीय राष्ट्रीय लोक दल। 73वें संविधान संशोधन में व्यवस्था की गई। तो साथियों इसमें जो व्यवस्था की गई वो पंचायती राज की सभी संस्थाओं की त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई थी। केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त होती है जिसकी संख्या 10 से अधिक नहीं होती है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 12 अक्टूबर 2005 को किया गया। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और कुछ सूचना आयुक्त होती जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होती है। 73वें संविधान संशोधन 1992 में निम्नलिखित में से कौन से स्वैच्छिक प्रावधान है? देखिए इसमें स्वैच्छिक प्रावधान ये थे कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करना, तो ये बिल्कुल सही था। और करों फीस आदि के संबंध में पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान करना, ये भी इसको स्वैच्छिक अधिकार था। और पंचायत को स्वायत्त निकाय बनाना, यह भी इसका स्वैच्छिक अधिकार था। लेकिन राज्य वित्त आयोग की स्थापना करना ये इसका स्वैच्छिक नहीं बल्कि अनिवार्य प्रावधान था। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। सूची 1 में कुछ समितियाँ हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित विषय हैं कि कौन सी समिति किस लिए बनाई गई थी। तो होता समिति वर्ष 2002 से 4 में बनाई गई थी और इसका संबंध सिविल सेवा में सुधार से था। संथानम समिति 1962-63 में भ्रष्टाचार की रोकथाम से संबंधित थी। सरकारिया आयोग 1983 में केंद्र से संबंधित था। और यशपाल समिति 1992 इसका उच्च शिक्षा में सुधार से संबंधित थी। सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। सूची ए में दबाव समूहों के प्रकार हैं और सूची 2 में दबाव समूहों के नाम हैं। तो आइए देखते हैं। पहला, पारंपरिक सामाजिक संरचना पर आधारित ये नायर सर्विस सोसाइटी है। श्रमिक हित पर आधारित हिंद मजदूर परिषद है। संस्थागत हित पर आधारित दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ है। और व्यावसायिक हित पर आधारित एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया। निम्नलिखित में भारत में राष्ट्र निर्माण की मुख्य समस्याएं कौन कौन सी हैं? दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, निर्धनता ये राष्ट्र निर्माण की समस्या है। निरक्षरता है, भ्रष्टाचार है, आतंकवाद है। मजदूर संघ और क्षेत्रीय राजनीतिक दल इससे संबंधित नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला, सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया, तो यह बिल्कुल सही है। सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 निरस्त किया गया, तो यह भी बिल्कुल सही है। शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 को भी निरस्त किया गया, तो नहीं, ये निरस्त नहीं किया गया, तो इसलिए विकल्प सी गलत है। केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों को गठित किया गया, तो यह भी सही, तो हमारा उत्तर सी है। निम्नलिखित में से कौन से सुधार प्रतिमान है जिनकी पीटर्स ने परंपरागत लोक प्रशासन के विकल्पों के रूप में पहचान की है? तो इसमें से बाजार प्रतिमान, भागीदारी आधारित राज्य प्रतिमान, नम्य सरकार प्रतिमान और विनियमित सरकार, ये चारों ही हैं जिनकी पहचान पीटर्स ने परंपरागत लोक प्रशासन के विकल्प के रूप में की है। निम्नलिखित प्रशासनिक चिंतकों को कालक्रम में रखिए। तो सबसे पहले देखिए आते हैं आपके MP फॉलेट 1868 से 1933, बिलोबी 1867 से 1960,
रॉबर्ट डहल 1916 से 1990, FW रिक्स 1917 से 2008। निम्नलिखित में से किसने विभागीय संगठन के लिए 4P फार्मूला दिया? तो ये 4P या 4P का जो फार्मूला है वो लूथर गुलिक ने दिया था। पर्पस, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस, इसके लिए इन्होंने 4P का सिद्धांत बताया था। हर्बर्ट साइमन ने संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत की एक मशीन प्रतिमान सिद्धांत के रूप में खिल्ली उड़ाई है, तो यह बिल्कुल सही है। शास्त्रीयतावादी संगठन के औपचारिक संरचनात्मक भाग के प्रति अत्यंत तल्लीन रहते हैं और वे यह मानव कारकों की कीमत पर करते हैं। कारण भी सही है, कारण कथन की सही व्याख्या है। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि विकास प्रशासन एक कार्य उन्मुखी और उद्देश्य उन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था है? तो ये कहा है आपके एडवर्ड वीडनर ने। एडवर्ड वीडनर जो है इसी विकास प्रशासन से संबंधित एक लोक प्रशासन वैज्ञानिक हैं। विकास प्रशासन की अवधारणा लोक प्रशासन में 1950 के दशक में प्रकट हुई। इसे विशिष्ट कोटि के लोक प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। विकास प्रशासन की पहली स्पष्ट अवधारणा देने का श्रेय एडवर्ड वीडनर को है। इन्होंने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन नामक अपनी पुस्तक में कहा है, विकास प्रशासन एक कार्य उन्मुखी और उद्देश्य उन्मुखी व्यवस्था है। उच्च पद पर प्रोन्नति में सम्मिलित हैं, तो इसके अंतर्गत जो है आपके पद में परिवर्तन, वेतन में परिवर्तन, कर्तव्य में परिवर्तन और उत्तरदायित्व में परिवर्तन होता है। तो ये चारों विकल्प आपके बिल्कुल सही हैं। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए बुलावा भेजा जाता है? तो वो प्रमाणीकरण की प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए बुलावा पत्र भेजा जाता है। नीति का बचाव निम्नलिखित में से किसका कार्य है? तो नीति का बचाव जो है वो लाइन एजेंसी का कार्य है। निम्नलिखित में से किसने राजनीति प्रशासन द्विविभाजन को अस्वीकृत किया है? तो साथियों हर्बर्ट साइमन ने राजनीति प्रशासन द्विविभाजन को अस्वीकृत किया है। यह किसका विचार था कि उत्तरजीविता राज्य की भौतिक क्षमता तथा अन्य राज्यों से इसकी संधियों पर निर्भर करती है? तो यह मानना था नव यथार्थवादी ये संरचनात्मक यथार्थवादी विचारक केनेथ वाल्टेज का। केनेथ वाल्टेज ने अपनी पुस्तक थियोरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यथार्थवाद के लिए उन्नत विकास का वर्णन किया है। वाल्टेज का मानना है कि संरचना के प्रभाव को राज्य के व्यवहार को समझने के रूप में लिया जाना चाहिए। इसने संरचना को दो रूपों में परिभाषित किया है। प्रथम, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का व्यवस्था सिद्धांत जो अराजकता लिए हुए है। दूसरा, इकाइयों में क्षमता का वितरण। वाल्टेज का विचार है कि उत्तरजीविता राज्य की भौतिक क्षमता तथा अन्य राज्यों से इसकी संधियों पर निर्भर करती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है नव यथार्थवाद और नव उदारवाद तर्क बुद्धिवादी उपागम है, तो यह बिल्कुल सही है। नव यथार्थवाद और नारीवाद अनुचिंतनवादी उपागम है, यह गलत है। उत्तर संरचनावाद तथा नव उदारवाद तर्क बुद्धिजीवी उपागम है, यह भी गलत है। नारीवाद और उत्तर संरचनावाद अनुचिंतनवादी उपागम है, तो यह बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन से कथन नम्र शक्ति के बारे में सही हैं? तो नम्र शक्ति के बारे में, नम्र शक्ति का उपयोग राज्यकर्ताओं द्वारा किया जा सकता है, सही है। नम्र शक्ति का उपयोग गैर राज्यकर्ताओं द्वारा किया जा सकता है, यह भी सही है। नम्र शक्ति का दूसरा फलक है, यह भी सही है। नम्र शक्ति आदर्शवाद का रूप है, यह सही नहीं। तो विकल्प A, B, C आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन कांट के सिद्धांतों का प्रभाव नहीं है जो युद्ध पर नियंत्रण के रूप में कार्य करता है? तो इसमें जो है आइए देखते हैं। वैश्विक नागरिक समाज स्वयं प्रयास करता है, यह कांट के उसमें सही नहीं है। जबकि लोकतंत्र अन्य लोकतंत्रों के विरुद्ध बल प्रयोग करने से परहेज करता है, यह सही है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण व्यापार शांतिपूर्ण संबंधों को बनाए रखने में प्रोत्साहन का निर्माण करता है, यह भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन शांति को बढ़ावा देकर निर्णय निर्माताओं को नियंत्रित करते, यह भी सही है। संघर्ष, हिंसा तथा शांति के बारे में जोहान गाल्तुंग के प्रतिमानों के बारे में गलत कथनों पर विचार कीजिए। तो जोहान गाल्तुंग के जो गलत कथन है, तो उसमें
उन्होंने संरचनात्मक, सांस्कृतिक, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष हिंसा की बात कही, ये गलत है। और उन्होंने शांति निर्माण और शांति स्थापना तथा शांति रक्षा की चर्चा की, तो यह भी जो है गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है आइए देखते हैं। वर्ल्ड आर ग्लोबल सिक्योरिटी, विश्व समुदाय अथवा मानव जाति, सही है। समाजी सुरक्षा, समाजी आवश्यकताएं, यह गलत है। आर्थिक सुरक्षा, कल्याण, सही है। पर्यावरण सुरक्षा, संसाधन, यह भी सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के संदर्भ में भारत की भूमिका के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? भारत संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र निधि का प्रमुख अंशदाता है, तो यह कथन सही है। वर्ष 1945 के सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विजय लक्ष्मी पंडित ने किया था, तो यह कथन गलत है। वर्ष 2001 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक सम्मेलन के व्यापक प्रारूप का मार्ग प्रशस्त किया, तो यह भी गलत है। भारत में अन्य देशों के साथ चरणबद्ध तरीके से परमाणु हथियारों को समाप्त करने की कार्य योजना 1996 से 2020 प्रस्तुत की गई, तो यह सही है। तो ए और डी सही हैं, तो आपका उत्तर नंबर सी। नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। राज्य अभी भी संप्रभु राज्य के रूप में विद्यमान है, अभिकथन है। और कारण है इसका, वैश्वीकरण से वेस्टफेलियन राज्य प्रणाली कमजोर हुई है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। वाशेनार समझौता ये 1996 में हुआ था और इसका संबंध पारंपरिक हथियारों तथा प्रौद्योगिकी के दोहरे उपयोग का निर्यात एवं नियंत्रण से है। ऑस्ट्रेलिया समूह, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और ये रासायनिक एवं जैविक हथियारों के प्रसार को रोकने से संबंधित है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी NSG 1974 में अस्तित्व में आया और इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों का अप्रसार है। MTCR 1987 सामूहिक विनाश वाले हथियारों की सुपुर्दगी हेतु प्रणाली का अप्रसार से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स राष्ट्रों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, सही है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक चीन के प्रयासों से स्थापित एक बैंक है, तो ये भी सही है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट बैंक जो है चीन के उससे द्वारा स्थापित हुआ था। विश्व व्यापार संगठन उन देशों को सर्वाधिक अल्प विकसित देशों की मान्यता प्रदान करता है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऐसा नामोनिर्दिष्ट किया, तो यह भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विकासशील देशों में राजनीतिक जोखिम बीमा प्रदान करता है तथा निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन करता है, तो यह कथन गलत है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना 20 जुलाई 1956 को की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। यह संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विश्व बैंक के क्रियाकलापों में अपना सहयोग देता है जिससे कम विकसित देश उत्पादनशील निजी उद्योगों को प्रोत्साहन दे सके। यह स्वयं को विकासशील देशों में निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए प्रत्यक्ष वित्त के विशालतम स्रोत के रूप में स्थापित कर चुका है। निम्नलिखित में से किसका प्रभाव भारत की परमाणु शक्ति निवारक पर है? तो ये इसका जो निवारक है वो है कम संख्या तथा निवारण करने की क्षमता। परमाणु क्षमता एवं परमाणु शक्ति उपयोग के मामले में भारत विश्व का एक जिम्मेदार राष्ट्र माना जाता है। भारत के परमाणु शक्ति निवारक पर कम संख्या तथा निवारण करने की क्षमता का प्रभाव है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक त्रिस्तरीय संगठन है जिसमें सामरिक नीति समूह, संयुक्त खुफिया समिति तथा राष्ट्रीय सुरक्षा समिति सलाहकार बोर्ड सम्मिलित है। विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री इसके सदस्य हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1998 में की गई थी। इसके पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्र, JN दीक्षित और KP सिंह हैं। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद की स्थापना 19 नवंबर 1998 को हुई थी।
यह एक त्रिस्तरीय संगठन है जिसमें सामरिक नीति समूह, संयुक्त खुफिया समूह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड शामिल है। विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री इसके सदस्य हैं। ब्रजेश मिश्र इसके पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। जीएन दीक्षित इसके दूसरे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। वर्तमान में अजीत डोभाल से लेकर कुल 5 सलाहकार नियुक्त हो चुके हैं। केपी सिंह सुरक्षा सलाहकार नहीं है, अतः उपरोक्त में से कोई भी विकल्प सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आइए देखते हैं। नीम राणा वार्ता भारत चीन संबंधों के विषय में, तो साथियों ये गलत है, क्योंकि नीम राणा जो वार्ता है वो भारत चीन संबंधों के विषय में न होकर भारत पाकिस्तान के साथ ट्रैक डिप्लोमेसी की शुरुआत है। ओटावा वार्ता भारत पाकिस्तान संबंधों के विषय में है, तो यह सही है। सांग्रीला वार्ता भारत सिंगापुर संबंधों के विषय में है, तो यह भी गलत है, क्योंकि सांग्रीला वार्ता एक अंतर सरकारी सुरक्षा मंच है जो कि एक स्वतंत्र थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज सालाना आयोजित कराती है। इसमें 28 एशिया प्रशांत देशों के रक्षा मंत्री, मंत्रालयों के स्थायी प्रमुख और सैन्य प्रमुख शरीक होते हैं। रायसीना वार्ता भू राजनीतिक भू अर्थव्यवस्था के विषय में भारत का फ्लैगशिप सम्मेलन है, तो यह कथन बिल्कुल सही है। सुरक्षा परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो साथियों सुरक्षा परिषद, भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य 7 बार बना, सही है। जापान सुरक्षा परिषद का सदस्य 11 बार बना, यह सही है। यह स्थायी सदस्यों को नियुक्त करती है, यह गलत है। यह महासचिव को नियुक्त करती है, यह भी गलत है। विकल्प ए और बी आपके सही हैं। निम्नलिखित में से कौन टुवर्ड्स इक्वलिटी रिपोर्ट के सदस्य नहीं थे? तो जो टुवर्ड्स इक्वलिटी रिपोर्ट है वो भारत में महिलाओं की स्थिति जानने के लिए वर्ष 1974 में समिति गठित की गई थी। इसकी सदस्य लोतिका सरकार, नीरा डोंगरा, वीणा मजूमदार थी, लेकिन सुशीला नायर इसकी सदस्य नहीं थी। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, यहाँ पर कुछ लेखक हैं और उनसे संबंधित उनके ग्रंथ हैं, तो आइए देखते हैं। स्टीफन क्रेसर इंटरनेशनल रेजिम्स 1983, जी रोजनबर्ग एम्पायर ऑफ सिविल सोसाइटी 1994, एम वुड एम्पायर ऑफ कैपिटल 2003, बेरी बुजान फ्रॉम इंटरनेशनल टू वर्ल्ड सोसाइटी वर्ष 2004। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।